लोक प्रशासन में सेकेंड यूनिट यानी संगठन और सिद्धांत वाली चल रही थी, जिसमें से हमने संगठन का अर्थ, संगठन का शब्द और संगठन की परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार जो संगठन की परिभाषाएं दी गई थी उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे। आज हम संगठन की स्थापना के लिए जो आवश्यक तत्व है उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप संगठन की टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है यानी जो संगठन की एक कुशल संगठन की स्थापना के लिए कौन से आवश्यक तत्व जरूरी होते हैं, जिसमें से पहला आवश्यक तत्व होता है लक्ष्यों को स्पष्टता निर्धारित किए जाने वाला होना चाहिए। जो संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उनको स्पष्ट रूप से यानी क्लियर, प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट करने वाला निर्धारित होना चाहिए। जैसे किसी भी लक्ष्य यानी व्यक्ति अपने लक्ष्य या प्रशासन में कोई व्यक्ति अपने एक रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर सबसे ऊपर प्रबंधक बैठा है। यहाँ पे ए बाबू, बी नंबर का बाबू और सी नंबर का बाबू या डी नंबर का बाबू। इनमें से इस प्रशासन में सबसे पहले डी नंबर का बाबू अपनी फाइल बी नंबर वाले बाबू को देगा। उसके बाद बी वाला सी को और सी वाला बाबू डी को यानी प्रबंधक को देगा। प्रबंधक उस पर सिग्नेचर करेगा, यानी उस फाइल की जो लक्ष्य है, किस फाइल के रूप में जो लक्ष्य होता है उसको स्पष्ट रूप से देखेगा, सही है या गलत। उसके बाद वो वापस बी बाबू के पास, फिर सी बाबू के पास, फिर डी बाबू के पास, लास्ट में यानी जनता के पास आ जाएगी। इस प्रकार उस फाइल का स्पष्टीकरण देखेगा। तो संगठन की स्थापना के लिए एक आवश्यक तत्व यानी लक्ष्यों को स्पष्टता निर्धारित किया जाने वाला होना चाहिए। दूसरा होता है क्रिया और समुचित विभाजन, यानी कुशल संगठन की स्थापना के लिए क्रियाएं और समुचित विभाजन किया जाना। जो क्रियाएं होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए और समुचित यानी समान विभाजन किया जाना चाहिए, ना तो अधिक क्रियाएं और ना ही कम क्रियाएं। अधिक क्रियाएं संगठन को खराब कर सकता है और कम क्रियाएं भी संगठन को खराब कर सकता है। दोनों को बराबर भागों में विभाजित होना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा क्रिया करनी चाहिए ना ही कम, यानी बराबर क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर का आवश्यक तत्व है वर्गीकरण एवं सामूहिकता के बाद व्यक्तियों का कार्य बांटा जाए और उनको नियुक्ति दे दी जाए। यानी किसी प्रशासन में व्यक्तियों का जो काम होता है उनको वर्गीकरण करना चाहिए। उनके कार्यों का अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार उनको वर्गीकरण करना चाहिए और अलग अलग कार्यों को वर्गीकरण करने के बाद उनमें सामूहिकता की भावना होनी चाहिए। सामूहिकता यानी सभी मिलकर व्यक्तियों का कार्य को बांटना चाहिए। क्या है? बांटना चाहिए। उन कार्यों को बांटने के बाद वो अपने सामूहिक रूप से उन कार्यों को करता है। फिर उनको कार्य करने के बाद यानी उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए, यानी नियुक्ति दे देनी चाहिए। अपने अपने कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति ए और बी है तो दोनों को एक कार्य को आधा आधा बांट कर वर्गीकरण कर देते हैं और उनमें सामूहिकता की भावनाएं भी होनी चाहिए, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर दें। फिर उस कार्य को करने के बाद उनको अपने पद पर नियुक्त दे देनी चाहिए। जैसे दूसरा उदाहरण है, यानी आरपीएससी के द्वारा कोई एग्ज़ाम ली जाती है। एग्ज़ाम लेने के बाद यानी उसके बाद आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लेता है, उनमें सब्जेक्टों का जो सब्जेक्ट होते हैं
उनका विभाजन कर दिया जाता है। इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट और एसएसटी सब्जेक्ट, उनका वर्गीकरण कर दिया। फिर सभी कम्पिटिटिव यानी जो छात्र लोग होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सामूहिकता का यानी कार्य यानी तैयारी करने का कार्य करते हैं। तैयारी का कार्य कंप्लीट करने के बाद उनको एग्ज़ाम दी जाती है। उन एग्ज़ाम में नंबर लाने के बाद उनको जिन छात्राओं का चयन होता है उनको नियुक्ति दे दी जाती है। इस प्रकार यानी संगठन में भी वर्गीकरण व सामूहिकता के बाद ही व्यक्तियों का कार्य करने के बाद उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। अगला हमारा आता है सत्ता तथा संबंधों को निश्चित किया जाए, यानी प्रशासन में जो सत्ता होती है उनके संबंधों को निश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्ता तथा संबंधों को निश्चित किया जाए, यानी लोक प्रशासन में जनता के द्वारा सरकार और व्यक्तियों के संबंधों को आपस में निश्चित होना चाहिए। यानी सरकार के संबंध और व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होते हैं उनको एक निश्चित रूप में होना चाहिए। पांचवा आता है हमारा विभिन्न क्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित होना चाहिए, यानी सरकार और जनता के मध्य जो क्रियाएं होती हैं उनके मध्य संबंध आपस में स्थापित होना चाहिए। जनता और मानव यानी व्यक्ति के मध्य में जो आपस में क्रियाएं होती है लेन देन की या फिर कृषि कार्य या योजनाओं की, उनके मध्य संबंध स्थापित होना चाहिए। उसके बाद लोक प्रशासन में संगठन की प्रगति आती है, यानी संगठन की प्रकृति कौन कौन सी है और संगठन की क्या प्रकृति हो सकती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग हमारी आती है संगठन की प्रकृति। संगठन की प्रकृति, संगठन की प्रकृति पहली प्रकृति होती है उद्देश्यपूर्ण प्रकृति, यानी संगठन की जो प्रकृति पहली उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। संगठन की जो प्रकृति होती है वो एक अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण यानी जो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, जो कार्य करती हो। यानी जैसे हमारा कोई लक्ष्य है और हमारे उद्देश्य है इसको पाना, तो संगठन के भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रकृति होनी चाहिए। संगठन की दूसरी प्रकृति है परिवर्तनशील, यानी संगठन की जो दूसरी प्रकृति यानी वो होती है प्रकृति है परिवर्तनशील। संगठन की दूसरी प्रकृति है परिवर्तनशील। संगठन में जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील व गतिशील होनी चाहिए, यानी समय के अनुसार उसको बदला जा सके। संगठन की जो प्रकृति होती है उनका उद्देश्य होते हैं, कार्य होते हैं, उनको समय के अनुसार परिवर्तनशील किया जा सके। अगली संगठन की प्रकृति यानी तीसरे नंबर की प्रकृति आती है विकासशील। संगठन की प्रकृति विकासशील होनी चाहिए, यानी समय के अनुसार और व्यक्तियों की मांग के अनुसार या लोगों की मांग के अनुसार जो संगठन होता है उनकी प्रकृति को विकासशील होनी चाहिए, यानी समय के अनुसार उनका विकास किया जा सके और उनमें कुछ चेंज या परिवर्तन भी किया जा सके और उनकी प्रकृति एक उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार संगठन की तीन प्रकृति होती है, एक उद्देश्यपूर्ण, दूसरी परिवर्तनशील, तीसरे नंबर की यानी विकासशील प्रकृति होती है। उसके बाद अगली हेडिंग आती है संगठन के प्रकार। संगठन के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी संगठन के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संगठन का प्रकार औपचारिक संगठन, यानी पहला होता है औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन। संगठन के प्रकार यानी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक संगठन, दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन क्या होता है और अनौपचारिक संगठन क्या है?
इनमें से औपचारिक संगठन वह होता है, यानी औपचारिक संगठन का निर्माण संवैधानिक आधारों पर किया जाता है और इसका विवरण संवैधानिक नियमावलियों में दिया होता है। यानी औपचारिक संगठन का विवरण संवैधानिक नियमावली में दिया होता है, उन्हें औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन का निर्माण संवैधानिक यानी कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर निर्माण होता है और उनके नियम कानून उनके संवैधानिक नियमावलियों में दिया होता है, यानी लिखित विवरण दिया होता है। वह एक औपचारिक संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक औपचारिक संगठन कहलाता है। जैसे औपचारिक संगठन में शिक्षा विभाग आता है, जैसे कानून व नियम के अनुसार ही शिक्षा विभाग का गठन होता है। सचिवालय भी कानून व संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही शिक्षा यानी सचिवालय का गठन होता है। निदेशालय या चिकित्सा विभाग इन चारों यानी औपचारिक संगठन होते हैं जो संवैधानिक कानून नियमों के आधार पर होते हैं और इनके कानून नियमावली में दिए हुए होते हैं, जिनको हम औपचारिक संगठन कह सकते हैं। दूसरा आता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या है? अनौपचारिक संगठन का निर्माण यानी कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, क्योंकि इस संगठन का निर्माण सदैव औपचारिक संगठन के अधीन ही होता है, यानी औपचारिक जो संगठन होता है उनके नीचे होता है। इसी कारण से अनौपचारिक संगठनों को अनौपचारिक संगठनों को छाया संगठन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? छाया संगठन भी कहा जाता है। छाया संगठन का मतलब होता है यानी जो औपचारिक संगठन होता है उनका स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और इनका निर्माण सदैव औपचारिक संगठनों के नीचे होता है। इसलिए इस संगठन को यानी अनौपचारिक संगठन यानी छाया संगठन भी कहा जाता है। छाया संगठन का मतलब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो व्यक्ति होता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनौपचारिक संगठन का निर्माण करता है। क्या करता है? अनौपचारिक संगठन का निर्माण व्यक्ति अपनी जो आवश्यकताओं को यानी व्यक्ति अपनी आपसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक संगठन का निर्माण होता है, जिसमें कानून व संवैधानिक नियमावली नहीं होती है, तो वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन कहलाता है। जैसे हम एक पेड़ लेते हैं, ये है हमारा अनौपचारिक संगठन, यानी ये एक औपचारिक संगठन है। कौन सा है? औपचारिक संगठन। ये औपचारिक संगठन में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संगठन का निर्माण करता है। क्या करता है? एक संगठन का निर्माण करता है और यह एक स्वतंत्र संगठन नहीं होता है। क्योंकि स्वतंत्र संगठन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कानून व नियमावली व संवैधानिक कार्यों के आधार पर इसका निर्माण नहीं होता। व्यक्ति अपनी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण करता है, इसलिए इसको अनौपचारिक संगठन या छाया संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया संगठन कहते हैं। और फिर औपचारिक संगठन की परिभाषा क्या है? औपचारिक संगठन की परिभाषा हम अगली हेडिंग है हमारी औपचारिक संगठन की परिभाषा। औपचारिक संगठन की परिभाषा भी यानी विभिन्न विचारकों के द्वारा दी गई है और वो विचारक आते हैं सबसे पहले साइमन क्या कहता है? साइमन औपचारिक संगठन के बारे में कहता है कि जो औपचारिक संगठनों में अमूर्त तथा बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है। यानी साइमन के अनुसार औपचारिक संगठनों में अमूर्त तथा बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है, जो प्रत्येक सदस्य के व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी
अमूर्त तथा बहुत कुछ स्थायी, यानी अमूर्त और कुछ बहुत कुछ नियमों का समावेश होता है जो स्थायी होते हैं। वे प्रत्येक सदस्य, यानी जो समाज में रहने वाले प्रत्येक सदस्य या प्रशासन या किसी डिपार्टमेंट में रहने वाले लोग, तो उनके व्यवहार को क्या करता है, एक प्रभावित करता है। इसलिए साइमन औपचारिक संगठनों में अमूर्त और नियमों का समावेश बताता है जो हमारी व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर औपचारिक संगठन की अगली परिभाषा रोथिल्स व बर्जर व डिक्सन के द्वारा दी गई थी, यानी किसके द्वारा, रोथिल व डिक्सन के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई थी। जैसे औपचारिक संगठन में अमूर्त तथा बहुत कुछ व यानी स्थायी नियमों का क्या होता है, समावेश, जो हमारे व्यवहार को क्या करता है, प्रत्येक सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है रोथिल्स व बर्जर डिक्सन के अनुसार। रोथिल व बर्जर के अनुसार जो औपचारिक संगठन का मतलब बताया है, मानवीय अंतर संबंधों के उस ढंग से है जिसका व्याख्या नियमों तथा नतीजों में दी जाती है। यानी औपचारिक संगठन का आशय मानवीय अंतर संबंधों के उस ढंग से है जिसकी व्याख्या नियमों तथा नीतियों में दी जाती है। किसमें, नियमों तथा नीतियों में दी जाती है। यानी रोथिल्स व बर्जर और वेम डिक्सन जो औपचारिक संगठन में मानव संबंध अंतरों जिसकी व्याख्या नियमों तथा नीतियों में उनकी व्याख्या दी होती है। किसमें, नियमों व नीतियों में जो मानवीय संबंध अंतर संबंधों की व्याख्या होती है, क्या होती है, व्याख्या होती है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है औपचारिक संगठन की विशेषताएं। औपचारिक संगठन की विशेषताएं क्या है। औपचारिक संगठन की विशेषताएं, औपचारिक संगठन की विशेषताएं होती है, औपचारिक संगठन की पहली विशेषता कानून स्तर, यानी क्या होती है, औपचारिक संगठन की पहली विशेषता है कानून स्तर। कानून स्तर में औपचारिक संगठन यानी संगठन का गठन कानून के आधार पर होता है और कानून नियमों के आधार पर इसका संचालन किया जाता है। यानी जो कानून होता है वो नियमों के आधार पर ही कानून का संचालन किया जाता है। कानून यानी संगठन का जो गठन होता है वो कानून के आधार पर होता है और कानून नियमों के आधार पर ही संचालित किया जाता है। ये पहली हमारी विशेषता थी, कानून स्तर यानी औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन होता है वो कानून के आधार पर ही इसका गठन करते हैं। जैसे कोई स्कूल है तो उसका गठन हम संवैधानिक यानी शिक्षा विभाग के कानून नियमों के आधार पर ही उसका गठन करेंगे। फिर उस नियम के अनुसार ही हम स्कूल का क्या करेंगे, संचालन करेंगे। उसे कहते हैं कानूनी स्तर। क्या कहते हैं, कानूनी स्तर। ये औपचारिक संगठन के अधीन होती है। किसके अधीन होती है, औपचारिक संगठन के अधीन। दूसरा आता है हमारा कार्य विभाजन, यानी कार्य विभाजन। कार्य विभाजन होता है औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन करते हैं। जो कार्य विभाजन यानी जो औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति लोग प्रशासनिक वो अपनी योग्यता के आधार पर ही उनके कार्यों का क्या करते हैं, वर्गीकरण या विभाजन या बांट दिया जाता है। यानी उनके कार्यों को उनकी योग्यता के अनुसार ही बांट दिया जाता है। क्या कर दिया था, बांट दिया जाता है। किसके अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। जो औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके कार्यों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका बंटवारा कर दिया जाता है। तीसरी आती है औपचारिक संगठन की विशेषता। तीसरी कौन सी विशेषता है, ढांचों की प्रधानता। यानी ढांचों की प्रधानता ये भी एक औपचारिक संगठन में होती है। ढांचों की प्रधानता का मतलब होता है औपचारिक संगठनों में प्रत्येक व्यक्ति का पद निर्धारित होता है। यानी
औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का जो पद होता है वो एक निर्धारित होता है, वह अपने इसी पद के आधार पर ही कार्य करता है। जैसे एक रेक्टेंगल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। यह एक त्रिभुज है, इसमें ऊपर अधीनस्थ बैठा, यानी क्या उन बैठा है, प्रबंधक बैठा है। ए अधीनस्थ, बी अधीनस्थ, सी अधीनस्थ और डी अधीनस्थ और एफ अधीनस्थ, F1। यहाँ पे ए पे SP बैठा है, SP के नीचे ASP बैठा हुआ है। उसके बाद बी पे यानी DG और SP बैठे हुए हैं। सी पे DSP, DSP, SP, इस प्रकार ये अधिकारी यानी अधीनस्थ बैठे हैं। इनको औपचारिक संगठनों में अपने अपने पद को निर्धारित होते हैं, इनके पद क्या निर्धारित किए होते हैं और अपनी पद की योग्यता के आधार पर ही अपना कार्य करते हैं। इसलिए इनको ढांचों की प्रधानता बताई गई है। ढांचों की प्रधानता का मतलब जो औपचारिक संगठन में जो अधिकारी बैठे हैं अपनी योग्यता और पद के आधार पर ही, अपने पद के आधार पर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसी प्रकार औपचारिक संगठन की चौथी विशेषता आती है स्थायित्व। स्थायित्व क्या है? स्थायित्व का मतलब आता है औपचारिक संगठन में स्थायित्व होता है, यह एक संगठन समय के आधार पर विघटित नहीं होता है, क्योंकि इनका विवरण संवैधानिक नियमावली में दिया गया होता है और उसी के आधार पर यह कार्य करता है। यानी संगठन में स्थायित्व का मतलब होता है, जो औपचारिक संगठन होता है वो एक स्थायित्व होता है, क्योंकि ये संगठन समय के आधार पर विघटित नहीं होता, यानी परिवर्तन नहीं होता है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, क्योंकि इसका विवरण एक संवैधानिक नियमावली में दिया होता है। इनके नियम कानून एक संवैधानिक नियमावली में दिया हुआ होता है, तो उसी के आधार पर ये कार्य करते रहते हैं। इसलिए यानी औपचारिक संगठन एक स्थायित्व संगठन होता है। उसके बाद अगली औपचारिक संगठन की विशेषता आती है नियम व व्यवस्थाएं। नियम और व्यवस्थाएं। नियम और व्यवस्थाएं क्या है? औपचारिक संगठन में नियम व व्यवस्थाएं। औपचारिक संगठन में निश्चित नियम होते हैं और तथा व्यवस्थाएं भी स्थापित होती हैं, यानी निश्चित नियम और निश्चित व्यवस्थाएं स्थापित होती है जिनका पालन औपचारिक संगठन के सदस्यों को करना होता है। क्या होता है? उसमें निश्चित नियम होते हैं। औपचारिक संगठन में निश्चित नियम होते हैं, निश्चित व्यवस्थाएं स्थापित होती है जिनका पालन जो औपचारिक संगठन में जो कार्य करने वाले सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, उनका क्या करते हैं? पालन करते हैं, उनका पालन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है औपचारिक संगठन के लाभ। औपचारिक संगठन के लाभ क्या क्या है और हानियाँ क्या क्या है? तो उसके बाद हमारी उसकी हेडिंग, अगली हेडिंग आती है औपचारिक संगठन के लाभ। औपचारिक संगठन के लाभ ये हम अब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।